हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम ट्रिगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो रिवीजन कर रहे थे रामबाण बुक का आखिरी चैप्टर जो कि है 61, जिसमें से आधे क्वेश्चंस पार्ट 2 तक हो चुके थे। आज हम लोग जितना हो चुके हैं उससे आगे करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, ये रामबाण बुक है जिसमें 2015 से 24 तक क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, वर्ल्ड जीके से हम स्टार्ट करेंगे और 1 घंटे में जितने क्लास हो सकते हैं उतने करेंगे, फिर आगे बढ़ते जाएंगे क्योंकि ये लास्ट चैप्टर है तो थोड़ा लंबा टॉपिक है, ठीक है। तो देखिए, वर्ल्ड जीके में क्या कहता है कि कौन सा जानवर ऑस्ट्रेलिया में स्थानिक है। ये सब रिपीटेड क्वेश्चंस भी है एग्जाम्स में, याद रखेंगे। तो जानवर जो ऑस्ट्रेलिया में वो है कंगारू, ठीक है। कंगारू उसमें राष्ट्रीय जानवर ऑस्ट्रेलिया में स्थानिक है, ये माना जाता है। आगे है, कौन सा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। तो कौन है वो? आप कहेंगे हिंद महासागर है, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कि अरब सागर लाल सागर से बाब अलमंदेब जल डमरू मध्य और ईडन की खाड़ी के माध्यम से जुड़ा हुआ है, और फारस की खाड़ी से किसके माध्यम से जुड़ा हुआ है? तो आप कहेंगे ओमान की खाड़ी से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद पूछता है कि भूटान का राष्ट्र खेल क्या है। तो आप याद रखेंगे भूटान में तीर अंदाजी ज़्यादा फेमस है, वही उसका राष्ट्र खेल है, ठीक है। उसके बाद नवंबर 2022 तक भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी क्या है। तो आप याद रखेंगे उसकी राजधानी थिम्पू थी, ठीक है, थिम्पू। आगे बढ़ेंगे, श्रीलंका भारत से अलग होता है। तो याद रखिए किससे अलग होता है? भारत और श्रीलंका के बीच में जो जल डमरू मध्य है उसका नाम है पाल्क जल डमरू मध्य, जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है, ठीक है। उसके बाद जूडो की उत्पत्ति जू जित्सु की प्राचीन किस कला से हुई है? तो आप याद रखेंगे जापानी कला से हुई है उसकी उत्पत्ति, ठीक है। और पूछता है भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो याद रखेंगे काबुल है उसकी राजधानी। और भारत के पड़ोसी देश जो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो याद रखेंगे बांग्लादेश की मुद्रा टाका, वहाँ पे टाका चलता है। जैसे भारत में रुपया चलता है बिल्कुल उसी तरह बांग्लादेश में टाका चलता है, ठीक है। उसके बाद अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो याद रखेंगे विंसन मैसिफ है, विंसन मैसिफ सबसे ऊंचा शिखर है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है कि अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है। तो याद रखेंगे उपोष्ण कटिबंध रेगिस्तान है अफ्रीका में, ठीक है। और आगे कहता है कि हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। तो याद रखेंगे स्वेज नहर के माध्यम से वो भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और बुशमैन जनजातियाँ किस क्षेत्र के आसपास घूमती है? तो याद रखेंगे कालाहारी मरुस्थल के आसपास घूमती है, ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, कहता है कि ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। तो ऑस्ट्रेलिया में एकमात्र जो द्वीपीय राज्य है वो है तस्मानिया, ठीक है, तस्मानिया, याद रखेंगे। आगे गोबी कालाहारी अटाकामा सहारा क्या है? तो ये एक मरुस्थल है, ठीक है ना। ये सब मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल और सहारा मरुस्थल का है प्रशांत महासागर, ठीक है। आगे है एशिया महाद्वीप में है। और किस नदी का शुक्र बैराज स्थित है? तो याद रखेंगे वो है सिंधु नदी पर शुक्र बैराज स्थित है। और बर्लिन इस देश की राजधानी, मतलब बर्लिन के देश की राजधानी जो है वो कहाँ पे है? तो याद रखेंगे जर्मनी जो है वो बर्लिन देश की राजधानी है। आगे है, आगे जो पॉइंट कहता है गैलापागोस, गैलापागोस द्वीपों का एक द्वीप समूह किसके पश्चिम में है? तो याद रखेंगे दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में है। और आल्प्स पर्वत कहाँ से देखा जा सकता है? तो स्विट्जरलैंड से ये देखा जाता है, ठीक है, आल्प्स पर्वत। आगे पेंगुइन पक्षी कहाँ पर पाया जाता है? तो अंटार्कटिका में पाया जाता है। और डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एवं फिनलैंड मिलकर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? स्कैंडिनेविया, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है डी आगो गार्सिया यहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? कहेंगे हिंद महासागर पर ये स्थित है, ठीक है। और बर्मी भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? तो म्यांमार के देश की राजभाषा है, ठीक है। और विश्व के जल संसाधनों में भारत का कितना हिस्सा है? तो याद रखेंगे 4% का ही है, ठीक है। आगे पूछता है कि एस आकार का महासागर कौन सा है? तो एस आकार का जो महासागर वो बना हुआ है अटलांटिक महासागर, ठीक है ना, याद रहेगा। आगे बढ़ेंगे, मृत सागर की सीमा किन 2 देशों से लगती है? तो याद रखेंगे इजराइल और जॉर्डन से लगती है। और पवनों का देश कहा जाने वाला देश की पहचान कीजिए। तो वो डेनमार्क है, ठीक है, याद रखेंगे।
आगे कहता है कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो पनामा नहर। पनामा नहर जो है वो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले लगभग कितने वर्ष पहले चीन में हुआ था? तो याद रखेंगे रेशम जो बनाना था वो 7,000 वर्ष पहले चीन में हो चुका था। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ेंगे, विश्व में हिरोशिमा दिवस किस महीने में मनाया जाता है? तो आप याद रखेंगे हिरोशिमा दिवस अगस्त में उसमें बम फटा था, तो इसलिए अगस्त में मनाया जाता है। ठीक है, आगे कौन सा महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक टीन प्रदान करता है? तो एशिया महाद्वीप जो आधे से विश्व का आधा से अधिक टीन प्रदान करता है। और कहता है अगले क्वेश्चन में, अल नीनो किसके तट के स्थान पर एक गर्म महासागरीय धारा के आवधिक विकास को दिया गया नाम है? तो याद रखेंगे पेरू के तट के साथ। ठीक है, आगे कहता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो याद रखेंगे तिब्बत का पठार है विश्व का सबसे ऊंचा पठार। और पृथ्वी पर सबसे बड़े ज्वालामुखी किसे माना जाता है? तो याद रखेंगे तमु मासिफ को माना जाता है वो। और माउंट सेंट हेलेंस एक सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो याद रखेंगे USA में ये स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कि दक्षिण एशिया में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कौन सा मुखी है? तो एक ज्वालामुखी है वो वैरन द्वीप पर स्थित है। एक सक्रिय ज्वालामुखी होता है, उमड़ते रहता है। आगे, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात समूह किस देश में स्थित है? तो यह एंजल जलप्रपात जो कहाँ पे है? वेनेजुएला में है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कहता है कि पाकिस्तान के सबसे अधिक ऊंचाई वाली झील कौन सी है? तो पाकिस्तान में सबसे ऊंचाई झील जो है वो रस झील है, पाकिस्तान में सबसे ऊंचे में। ठीक है, और कहता है रूस में यूराल पर्वत किस प्रकार के पर्वत है? तो याद रखेंगे ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, रूस में। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कि दक्षिण अमेरिका के समशीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो आप याद रखेंगे उसको पंपास कहा जाता है। और श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखेंगे माउंट पैड्रो है सबसे ऊंची चोटी। और मेसेटा पठार किस देश में स्थित है? तो स्पेन में स्थित है। ठीक है, और दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांश घास के मैदान का क्या नाम है? तो आप याद रखेंगे पंपास नाम है। और ग्रेट विक्टोरियन रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो वे स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, और आगे कहता है कि पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान किस देश में है? तो चिली में है। और एशिया का सबसे बड़े रेगिस्तान का नाम वो क्या है? तो गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल एशिया का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है गोबी मरुस्थल एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल में से एक है और यह मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो आप याद रखेंगे मंगोलिया में स्थित है गोबी मरुस्थल। ठीक है, आगे पूछता है कि टैगा वन किस देश में पाए जाते हैं? तो टैगा वन जो पाए जाते हैं वो रूस देश में पाए जाते हैं, याद रखेंगे। आगे है ग्रेट बैरियर रीफ, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा आइसलैंड कौन सा है? तो ये ग्रीनलैंड है। ठीक है ना, और दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और यह द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। कहाँ पे? कच्छ छेवू में। ठीक है, और मोतियों का द्वीप के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? मोतियों का द्वीप जो कहा जाता है वो बहरीन को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। किस देश को विश्व का कॉफ़ी का कटोरा कहा जाता है? तो आप याद रखेंगे ब्राज़ील को कहा जाता है विश्व का कॉफ़ी का कटोरा। ठीक है, और एडियाट्रिक की रानी किसे कहा जाता है? तो वेनिस को कहा जाता है। ठीक है, और सफ़ेद हाथियों की भूमि यानी थाईलैंड जो है सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है उसको। और आधी रात के सूरज की भूमि ये नॉर्वे देश होता है जिसमें सूर्य नहीं निकलता है। ठीक है, इसलिए आधी रात के सूरज की भूमि कहा जाता है उसको। आगे है गोल्डन पैगोडा की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो म्यांमार को कहा जाता है गोल्डन पैगोडा की भूमि। और नहरों का देश किसे कहा जाता है? तो पाकिस्तान को कहा जाता है। ठीक है, और किस देश के पास सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो चीन के पास सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। और विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन दो देशों के बीच में है? तो कनाडा और USA के बीच में है सबसे लंबी भूमि सीमा। आगे क्वेश्चंस में कहता है कि स्वेज नहर किस देश में स्थित है? तो ये मिस्र देश में स्थित है स्वेज नहर। और पीली नदी किस देश से होकर गुजरती है? तो पीली याद रखेंगे चीन से होकर गुजरती है। ठीक है, और लीना नदी किस देश से होकर गुजरती है? तो ये रूस से गुजरती है।
और श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये महावेली नदी जो है वह श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और खाड़ी धाराएं किसकी खाड़ी से निकलती है? तो मैक्सिको की खाड़ी से निकलती है खाड़ी धाराएं। और किस देश को हजार झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो फिनलैंड को कहा जाता है। किसको? फिनलैंड को कहा जाता है हजार झीलों की भूमि, ठीक है, याद रहेगा। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर। अगले क्वेश्चंस में कहता है कि विक्टोरिया झरना कहाँ पर स्थित है? तो याद रखेंगे ये अफ्रीका में स्थित है विक्टोरिया झरना। और दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो ये बेकाल झील है। और मात्रा के मामले में विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है वो कौन सी है? तो ये बेकाल झील है, ठीक है ना, याद रहेगा। आगे कहते हैं कि मक्का में स्थित इस्लाम में काबा का सबसे पवित्र स्थान भी इस नाम से जाना जाता है, वह है मस्जिद अल हरम, ठीक है ना। और कहता है ईसा मसीह की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ पे है? तो याद है वो मैक्सिको में सबसे बड़ी प्रतिमा है ईसा मसीह की। और कहता है कि विश्व धरोहर स्थल पशुपतिनाथ मंदिर जो स्थित है वो कहाँ पे है? तो नेपाल की राजधानी कहाँ पे? काठमांडू में है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर। कहता है कि टेम्पल ट्री किस देश के प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास है? तो वे श्रीलंका की है, ठीक है। और नोट्रे डेम कैथेड्रल कहाँ पर स्थित है? तो लीड्स में है। और प्रसिद्ध कैंटन टावर किस देश में स्थित है? वो तो चीन में है, ठीक है ना। और निश्चित शहर कहाँ पर स्थित है? तो वो चीन में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर। कहता है कि धन का फव्वारा कहाँ पर स्थित है? तो याद रखेंगे वो सिंगापुर में स्थित है धन का फव्वारा, ठीक है। और भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो याद रखेंगे सिसिली जो है वह भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और चिली किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो दक्षिण अमेरिका का ये हिस्सा है। और नियाग्रा झरना किसकी सीमा पर स्थित है? तो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर है, ठीक है। और एंजल जलप्रपात ये कहाँ पर गिरता है? तो ये वेनेजुएला में गिरता है, याद रखेंगे। आगे कहता है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आप याद रखेंगे सुपीरियर झील है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। और महासागर पृथ्वी की सतह के प्रतिशत को कवर करता है, कितना? 71% तक वो कवर करता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर। कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा जलीय पिंड कौन सा है? तो वह कैस्पियन सागर सबसे बड़ा जलीय पिंड। और अरब सागर भारत के किस में स्थित है? कि तो पश्चिम की ओर स्थित है अरब सागर। और एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये अमेरिका दक्षिण अमेरिका में ये स्थित है। और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो किलिमंजारो ये पर्वत जो है वो अफ्रीका महाद्वीप के सबसे ऊंचा पर्वत है। और आगे कहता है कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, दूसरी। और माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है, जिसको सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ के लोग उसको सागर माथा कहते हैं और हमारे देश में इसको माउंट एवरेस्ट कहते हैं, ठीक है। और आगे कहेंगे पाकिस्तान में जो थार रेगिस्तान में संबंधित रेगिस्तान किसे कहा जाता है? तो इसमें चेरिस्तान को कहा जाता है, चौलिस्तान, ठीक है। और आगे कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? तो याद रखेंगे सहारा रेगिस्तान है सबसे गैर ध्रुवीय रेगिस्तान। और ब्लैडो रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो वे स्थित है पोलैंड में, ठीक है। और गोबी रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो वे एशिया महाद्वीप में स्थित है। और ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? तो याद रखेंगे ये अमेरिका में स्थित है। और ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और सहारा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? तो सहारा रेगिस्तान जो है वो उत्तरी अफ्रीका में ये स्थित है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर। अगले क्वेश्चंस में कहता है कि पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? तो याद रखेंगे दरिया ए सिंध, इसको ही पाकिस्तान में सिंधु नदी को उर्दू के नाम से इसको जाना जाता है, दरिया ए सिंध, ठीक है। आगे क्वेश्चंस में बढ़ते हैं। कहता है कि लंदन से होकर कौन सी नदी बहती है? तो थेम्स जो नदी है वो लंदन से होकर गुजरती है, ठीक है। और पीली नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो ह्वांगहो नदी को जाना जाता है पीली नदी के नाम से। और यूरोप की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? तो वोल्गा नदी जो है वो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। और कहता है कि कौन सी नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? तो कुछ देर पहले डिस्कस किए थे, पनामा नहर इन दोनों को जोड़ती है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वह नील नदी जो सबसे बड़ी नदी मानी जाती है।
आगे कहता है कि स्वेज नहर और एक कृत्रिम जलमार्ग है वह किस समुद्र को जोड़ता है। तो स्वेज नहर जो है वह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन से बार बार पूछा जाता है। आगे है स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका निर्माण किस देश में किया गया था। तो याद रखेंगे मिस्र देश में वो किया गया था। ठीक है। और भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जो नहर वो कौन सी है। तो याद रखेंगे वे स्वेज नहर है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कि विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो बीजिंग हांगजो ग्रैंड नहर जो है वह विश्व की सबसे लंबी नहर है। और पंपास, स्टेबीज, सवाना और ये प्रेरीज ये सभी किसके नाम है। तो ये सभी घासों के नाम है, घास के मैदान के नाम है जो पूछा जाता है। आगे भूटान राज्य हिमालय के किस ओर स्थित है। तो उसके पूर्व साइड, ईस्ट साइड में भूटान राज्य हिमालय के। ठीक है। और आगे कहता है उत्तर कोरिया की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी। तो याद रखेंगे किम इल सुंग जो है इसके नेतृत्व में उत्तर कोरिया की स्थापना हुई थी, किम इल सुंग। ठीक है। और आगे क्वेश्चन में पूछता है कि सिंगापुर का पुराना नाम क्या है। तो टेमासेक है सिंगापुर का पुराना नाम। और डुरंड लाइन किन दो देशों को विभाजित करती है। तो याद रखेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान को करती है डुरंड लाइन। ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो ये ऑस्ट्रेलिया है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है। तो ये वेटिकन सिटी है। ठीक है ना। और दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो ये ब्राज़ील देश है। एनटीपीसी में ये पूछा गया है। ठीक है ना। और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो ये कनाडा देश है। ठीक है ना। वर्ल्ड जीके से सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थे वो सारे डिस्कस हो चुके हैं रामबाण बुक के। अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर जो अवार्ड से रिलेटेड है रामबाण बुक में। तो अवार्ड से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो चलिए देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन 1। पॉइंट नंबर 1 कहता है 2001 में एरिक एकॉर्नल और किन दो वैज्ञानिकों को बॉस आइंस्टाइन संगणना प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो याद रखेंगे वो कौन दो थे। तो वॉल्फगैंग कैटरल थे और कार्ल ई वीमिन थे। ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है बैरी मार्शल्स के साथ किसे 2005 में फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार दिया गया था क्योंकि उन्होंने यह खोज की थी कि पेट का अल्सर बैक्टीरिया से होने वाला एक संक्रामक रोग है। किसने कहा था। रॉबिन वॉरेन ने। ठीक है। आगे शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जो पहली बार कब स्थापित किया गया था। तो 1958 में 1958 में स्थापित किया था शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। और आगे कहता है राज्य संगीत विद्वान पुरस्कार किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है। तो याद रखेंगे वो सिर्फ कर्नाटक ही है जो राज्य संगीत विद्वान पुरस्कार प्रदान किया जाता है जिसके थ्रू। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया था। तो याद रखेंगे 2021 कुमार सानू को दिया गया था ये। और पंडित कुमार गंधर्व को 1977 में किसके कौन सा सम्मान मिला था। तो पद्म भूषण सम्मान मिला था पंडित कुमार गंधर्व को 1977 में। और जुलाई 2023 में 3 साल की उम्र में बच्चों के लिए धन जुटाने सहित कई स्थिरता पहलों में स्वेच्छा से योगदान देने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो याद रखेंगे मोक्ष रॉय को ये की सम्मानित किया गया है। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कि 1 अगस्त कहता है 1 अगस्त 2023 को 41वें लोकमान्य तिलक पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे चुना गया है। तो याद रखेंगे नरेंद्र मोदी को चुना गया है। ठीक है। और राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 किसने जीता है। तो याद रखेंगे अपर्णा सतीशन ने ये खिताब जीता है। आगे क्वेश्चन पूछता है कि किसको नवंबर 2022 में यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है। तो याद रखेंगे मुंबई का बाईकुला रेलवे स्टेशन को ये मिला है। ठीक है। आगे क्वेश्चन में पूछता है किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व को प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सलमान रुश्दी को ये किया गया है। ठीक है। आगे पूछता है कि कबड्डी में अर्जुन पुरस्कार के पहले विजेता कौन थे। तो याद रखेंगे शाहानंद महादेव शेट्टी थे। ठीक है। और आगे क्वेश्चन पूछता है कि श्रीनिवास वर्धन को किस क्षेत्र में असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए वर्ष 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। किस क्षेत्र में। विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में ये किया गया है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कि मुलायम सिंह यादव जो मरने के उपरांत
वर्ष 2023 के लिए किस नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था उसके मरने के बाद। किसके? मुलायम सिंह यादव के मरने के बाद। आगे कहता है कि भारत सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा है? तो याद रखेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये उसके बदले ये नाम रखा गया है। ठीक है। और आगे पूछता है कि 1984 में स्थापित राष्ट्रीय स्तर का लता मंगेशकर पुरस्कार वार्षिक रूप से हल्के संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के लिए संस्कार सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? ये मध्य प्रदेश के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कि शास्त्रीय नृत्य का राष्ट्रीय पुरस्कार क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे अभिनंदन सरोजा पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहा जाता है? अभिनंदन सरोजा पुरस्कार। आगे अगले क्वेश्चन में कहता है कि कालिदास सम्मान एक प्रतिष्ठित कला पुरस्कार है जिसे वार्षिक रूप से किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? तो मध्य प्रदेश में किया जाता है। ठीक है, उसी राज्य सरकार के द्वारा। आगे कहता है भारत सरकार ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्ट उपलब्धि को मान्यता देने के लिए अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया है? तो याद रखेंगे 1961 में यह स्थापित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कौन सा प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार उस लेखक को प्रतिवर्ष दिया जाता है जिसने अंग्रेजी में लिखे और यूके में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ मौलिक उपन्यास लिखा हो? तो याद रखेंगे उसे क्या दिया जाता है? तो मैन बुकर पुरस्कार उसे दिया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कौन सा पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने 24 मान्यता प्राप्त भाषाओं में से किसी में भी अपने कार्यों, गद्य या फिर कविता को प्रकाशित कर साहित्यिक योगदान और एक सेकेंड, साहित्यिक योग्यता और नए रुझानों को अपना बनाया है? तो याद रखेंगे साहित्य अकेडमी पुरस्कार। ठीक है, यही पुरस्कार है। आगे कहता है कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो पद्म विभूषण है। ठीक है, और आगे क्वेश्चन में पूछता है कि भारत के प्रमुख लेखकों को दिया जाने वाला जो सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? तो सभी जानते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार को दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कि 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता था, किसने जीता था? तो CV रमन ने ये जीता था। आगे ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो भानु अथैया थे जिनको ऑस्कर मिला है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कि पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वे थे गोविंद बिहारी लाल। ठीक है, आगे कहता है पुलित्जर पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखेंगे पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में पूछता है कि वह भारतीय जिसने वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता था उसका नाम क्या था? तो दोस्तों याद रखेंगे वे कैलाश सत्यार्थी थे जिनको 2014 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, मिला था उन्हें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कि आवेशित कणों का पता लगाने के लिए क्लाउड चैम्बर के विकास के लिए 1927 में आर्थर कॉम्पटन के साथ नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसको दिया गया था? तो चार्ल्स विल्सन को ये दिया गया था। आगे कहता है कि प्रिंस सुकेंद्र नारायण सिंह देव किस नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखेंगे छौ नाच के लिए। प्रिंस सुकेंद्र नारायण सिंह देव, इनको किसके लिए जाना जाता है? तो याद रखेंगे छौ नाच, जो झारखंड में और यूपी बिहार में ये सब फेमस है, इसमें नाचा जाता है छौ नाच। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है दक्षिणी अफ्रीका में रंग भेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। किसको? नेल्सन मंडेला को। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कि 1909 में व्यावहारिक बेतार के तार के विकास के लिए कार्ल
फर्डिनेंड ब्राउन के साथ भौतिक में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सही आंसर है गुग्लियल्मो मार्कोनी को। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है नीना प्रसाद को किसमें से उनके योगदान के लिए संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया था? तो यार कि मोहिनी अट्टम जो ये एक नृत्य है, नृत्य में उनका योगदान के लिए संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको किया गया था? जीना प्रसाद को। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है कि कथकली जो ये नृत्य है वो श्रेणी में 2019 के संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो याद रखेंगे कौन सा है? तो कोई कवल कोई वक्कल नंद कुमारन नावर है ये, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कि जयलक्ष्मी ईश्वर ने कौन से नृत्य में अपने योगदान के लिए संगीत नाटक एकेडमी 2021 का पुरस्कार जीता है? तो याद रखेंगे जयलक्ष्मी ईश्वर ने भरतनाट्यम के क्षेत्र में जीता है, ठीक है। और वह शख्सियत जिसने छठ नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार 2021 जीता था वो कौन था? तो भुवन कुमार था, ठीक है। और आगे कहता है कि रानी मछैया एक कौन से लोक नर्तकी हैं जिन्होंने 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो याद रखिए उत्तम आड़ जो थे वे लोक नर्तकी हैं जिन्हें 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। कहता है भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह को पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, ठीक है। कौन थे? सोनल मानसिंह। और भरतनाट्यम में पंडाल लूनर शैली की लोकप्रिय और 2004 में पद्म भूषण प्राप्त किया था। किसने किया था? अलारमेल वल्ली ने, ठीक है ना। और आगे कहता है कि वर्ष 2000 में 48वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था कब? 2000 में। और वही किसको किया गया था? तो याद रखेंगे आशा भोसले जी को ये किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कि पी.वी. सुब्रमण्यम को कितने वर्ष में भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण मिला था? तो याद रखेंगे 2003 में मिला था। और पद्म पुरस्कार विजेता जो सुधा सिंह है वो किस क्षेत्र में खिलाड़ी हैं? तो याद रखेंगे एथलेटिक्स में वो खिलाड़ी है। और आगे कहता है वर्ष 2022 के लिए खेल के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार किस को प्रदान किया जाता है? तो याद रखेंगे देवेंद्र झांझरिया को किया जाता है। और नागा लोक संगीत के संगीत बनाने के लिए और उसके आधारित अभिनव तरीकों पर अपने प्रयासों के लिए वर्ष 2023 के लिए 50 पुरस्कार जीता है वो मोवा सुबोंग, ठीक है। और मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत 2023 में पद्म विभूषण मिला था 2023 में। और उन्हें किस श्रेणी में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला? तो सार्वजनिक मामलों में मिला था, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कहता है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित वी सत्यनारायण शर्मा को कौन से नृत्य शैली के नाम से जाना जाता था? तो याद रखेंगे कुचिपुड़ी के नाम से जाना जाता था। किसको? सत्यनारायण शर्मा को। और श्रीलंका की वजीरा चित्रसेना को श्रीलंका समुद्र के बेहतर बनाने के लिए आगे क्वेश्चन में कहता है कि श्रीलंका की वजीरा चित्रसेना को किस लिए पद्मश्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था? तो याद रखेंगे भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए माध्यम से जो भारत और श्रीलंका संबंधों को बेहतर बनाने के लिए किया गया था। आगे कहता है पद्म विभूषण कुमारी कमला का संबंध किस नृत्य से? तो याद रखेंगे वो कथक से है। और 2011 में वह अभिनेत्री तथा नर्तकी जिसको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वे थे वहीदा रहमान, ठीक है। आगे कहता है कपिल देव को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था कब? 1982 को। और कमलेश्वर का वह उपन्यास है जिसको 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तो वे था कितने पाकिस्तान, ठीक है। कितने पाकिस्तान सम्मानित किया गया था? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है
कि दिल्ली सरकार द्वारा परिषद सम्मान प्राप्त किया था किसने? शोभना नारायण ने किया था। और देवदासी स्मृति पंथ नृत्य पुरस्कार जो संबंधित है वो किससे? छत्तीसगढ़ से है। और यह भारतीय राज्य जिसको पैसिफिक एरिया ट्रेवल राइटर्स एसोसिएशन पटवा द्वारा संस्कृत के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ था पश्चिम बंगाल में। ठीक है। और वह व्यक्ति जिसको ग्रैमी ऑस्कर दोनों पुरस्कार प्राप्त हुए हैं तो वे कौन थे? तो याद रखेंगे वो थे रिकी केज, वे थे बाजीराव मस्तानी। ठीक है ना, मणिपुरी। आगे क्वेश्चन में कहता है, ये देखिए, यह व्यक्ति जिसको ग्रैमी ऑस्कर दोनों पुरस्कार प्राप्त हुआ है तो इसको कौन सा, तो इसके याद रखेंगे गुलजार को मिला दोनों। और कौन से अपनी पुस्तक द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए साहित्य में JCB पुरस्कार 2022 जीता है? तो याद रखेंगे खालिद जावेद ने जीता है। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। वह खेल जिसमें श्री सागरा कैलेश और लेकर को उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने के कारण खबरों में था, वो था मालखम्ब। ठीक है ना। और भारतीय संगीतकार रविशंकर ने सर्वश्रेष्ठ चैम्बर संगीति प्रदान के लिए 1968 में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जो एल्बम के लिए जीता था वो स्वीकार किया था। ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है भारतीय संगीतकार रविशंकर ने सर्वश्रेष्ठ चैम्बर संगीत प्रदर्शन के लिए 1968 में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार किस एल्बम के लिए जीता था? तो याद रखेंगे वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए जीता था। ठीक है। और आगे कहता है राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 में से सम्मानित किया गया था किसको? अपर्णा सतीशन को किया गया था। ठीक है। और अगले क्वेश्चन में कहता है कि संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित आधाम लक्ष्मी देवी किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो याद रखेंगे मणिपुरी के लिए प्रसिद्ध है आधाम लक्ष्मी, जो संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। कौन से नृत्य के लिए? मणिपुरी नाच के लिए। आगे कहता है कि प्रसिद्ध कथक नर्तक जो कौन है? बिरजू महाराज ने 2016 में वह फिल्म जिसके लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था तो वह थे बाजीराव मस्तानी के लिए। ठीक है। और आगे कहता है कि तेलुगु फिल्म RRR ने नाटो नाटो संगीत के लिए गोल्डन ग्लोब जीतकर इतिहास रच दिया। उनके रचयिता है M कीरवानी। ठीक है। और खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा की गई थी 6 अगस्त 2021 को। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 6 अगस्त को। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे अगले क्वेश्चन में कहता है लोकप्रिय मणिपुरी नर्तक गुरु विपिन सिंह को किस पुरस्कार के प्रदान किया जाता है? तो संगीत एकेडमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और आगे कहता है कि यह भारतीय संगीतकार जिसने वर्ष 2023 में लक्ष्मी जमी पुरस्कार जीता था, किसने जीता था? तो रिकी केज ने यह जीता था। ठीक है। और आगे क्वेश्चन में कहता है कि 30 नवंबर 2022 में राष्ट्रपति भवन में आयोजित राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार 2022 कितने पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? 44 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। और 2021 में पेटा इंडियन पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था तो आलिया भट्ट चुना गया था। और AR रहमान ने कितने जैमी पुरस्कार जीते थे? तो 2 जीते थे। ठीक है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार दूसरा शुरू किया गया था, कब किया गया था? तो 1954 में किया गया था। और पंडित भीमसेन जोशी को 1985 में वह हिंदी फिल्म जिसमें उनके गायन के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्थ गायक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ था वह था अनकही के लिए। ठीक है। और आगे क्वेश्चन में कहता है कि यह संस्थान जो ग्लोबल स्पीकर अवार्ड्स प्रदान करती है वो कौन है? बिल एंड मेलिंडा एंड्स फाउंडेशन करती है। और श्री षणमुगानंद राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पुरस्कार स्थापित किया गया था और ये कब किया गया था? तो 2002 में किया गया था। और कलैमामणि पुरस्कार भारत के तमिलनाडु राज्य में दिए जाते हैं। ठीक है। और 1992 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पहला जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था उसको किसके मिला था? लक्ष्मीबाई कोल्हापुरकर को मिला था। और भारत में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान की शुरुआत हुई थी 1980 में। ठीक है। और भारत मुनि जो सम्मान देता है वो नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र को दिया जाता है। और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित पद सुब्रमण्यम एक भरतनाट्यम नृत्यांगना है, याद रखेंगे। आगे कहता है
कि वह राज्य सरकार जिसने 1984 में लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत की थी वह था मध्य प्रदेश। ठीक है। और साल 1980 में कृष्णा साबरमती, एक सेकेंड, कहता है कि यहाँ पे कहता है कि वह राज्य जिसने 1984 में लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत की थी वे थे मध्य प्रदेश। और साल 1980 में कृष्ण साबरमती को उनके हिंदी उपन्यास जिंदगी नामा के लिए कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादक जिसने 1993 में रॉय कोडर के साथ फिल्म एल्बम ए मीटिंग बाय द रिवर के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता था, यह था विश्व मोहन भट्ट। ठीक है। और विधान चंद्र रॉय पुरस्कार दिया जाता है किसको? चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है कि वह प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक जिसको 1986 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था वह था बिरजू महाराज। ठीक है। और पहला गैर यूरोपीय जिसने 1913 में उसकी कृति गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है ना। सारे के सारे अवार्ड से क्वेश्चन है ये। आगे पूछता है कि वह भारतीय गायक गायिका जिसको 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था वे थे लता मंगेशकर। ठीक है। इन्हीं मिला था। आगे क्वेश्चन में पूछता है कि जयपुर घराने के भारतीय शास्त्रीय गायिका किशोरी आमोनकर को कितने वर्ष में भारत के दूसरे वरिष्ठ नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो 2002 में सम्मानित किया गया था। और भारतीय कर्नाटक संगीतकार जिसने 1991 में विभूषण पुरस्कार प्राप्त किया और स्विट्जरलैंड में प्रदर्शन कला और अनुसंधान एकेडमी की स्थापना की थी डॉक्टर मंगलम पल्ली बाल मुरली कृष्ण का। ठीक है। और यह प्रथम भारतीय संगीतकार थे जिन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और साथ ही वे 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रदर्शन करने वाले पहले भारतीय थे। वो क्या थे? MS सुब्बलक्ष्मी थे। ठीक है। आगे जो क्वेश्चन है उसको पूछता है कि टंकेश्वर हजारिका बोबयान को भारत की किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो याद रखेंगे सत्रिया के योगदान के लिए किया गया था। और राधा श्रीधर को भारत के कौन से शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार मिला था? तो भरतनाट्यम के लिए ये मिला था। ठीक है ना। और आगे क्वेश्चन में पूछता है कि किसको मणिपुर के महाराजा द्वारा हंजामा की उपाधि और 1966 में संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वे थे गुरु बिपिन सिंह। ठीक है। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार दिया जाता है किसको दिया जाता है? किसके द्वारा? तो संगीत नाटक एकेडमी द्वारा ये दिया जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार। और भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रतिष्ठित भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार का नाम था MS सुब्बलक्ष्मी। ठीक है। और वह संगीतकार जिसको 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था वह थे भूपेन हजारिका। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है प्रसिद्ध शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप याद रखेंगे विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में दिया जाता है। और वह संगठन जो अर्थ विज्ञान में नोबेल पुरस्कार में बोलियर पुरस्कार प्रदान करता है वह द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। ठीक है। और अमर्त्य सेन के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था वर्ष किसमें? 1998 में मिला था। और पहली बंगाली महिला लेखिका आशा पूर्णा देवी को 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। याद रखेंगे। और आगे कहता है कि 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो जी शंकर कुरूप था। और द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? स्पोर्ट्स और खेलों से उत्कृष्ट कोच के लिए संबंधित है। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कि अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र में दिया जाता है। और रंजू मुनि सेकैया ने वह नृत्य शैली जिसके लिए 2019 का संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार जीता था तो सत्रिया नृत्य में दी। ठीक है। और आगे कहता है कि प्रित्जर पुरस्कार को आमतौर पर वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाने वाले नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है वह है वास्तुकला। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कि इंदिरा गांधी शांति निरीखीकरण और विकास पुरस्कार पहली बार कब प्रदान किया गया था? तो 1986 में यह प्रदान किया गया था। ठीक है। और आगे कहता है कि राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाला जो पहला पैरा एथलीट था वह था देवेंद्र झाझरिया। ठीक है।
और सभी विभिन्न खेलों के कोचों के बीच सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाने वाला जो पुरस्कार है वो किस नाम से जाना जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कि कर्णम मल्लेश्वरी की पद्मश्री मिला था, कब मिला था? तो 1999 में मिला था ये। और वर्ष 1915 में वह वैज्ञानिक जिसने पौधों में क्लोरोफिल की संरचना की प्रकृति का वर्णन करने के लिए नोबेल पुरस्कार जीता और इसकी संरचना में केंद्रीय तत्व के लिए रूप में मैग्नीशियम का उल्लेख किया था, वे थे रिचर्ड विलस्टेरस। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है 92 ऑस्कर पुरस्कार हेतु किस भारतीय चलचित्र को नामित किया गया था? तो याद रखेंगे गली बॉय जो एक फिल्म है उसको नामित किया गया था। और आगे कहता है कि अशोक चक्रवर्त घ का नाम 1967 में बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया था। और ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले जो पहले अभिनेता का नाम था वो क्या था? तो एमिल जेनिंग्स था। ठीक है, और 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो मैरी क्यूरी थी। ठीक है, और भारत रत्न से इनकार कर दिया था कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था भारत रत्न लेने से। और क्या था? भारतीय मूल का वह व्यक्ति जिसे चिकित्सा शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था वे थे हरगोबिंद खुराना। और वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था वो था खान अब्दुल गफर खान। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार प्रदान किया गया था कब? 1965 में किया गया था। और प्रित्जर पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जिसे किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है? तो याद रखेंगे वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। और प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड्स जो किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो कॉर्पोरेट प्रशासन एवं स्वायत्त के लिए किए जाते हैं। और यह पुरस्कार जिसे किसी विश्वविद्यालय को खेलों में अपने अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया जाता है वो तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दिया जाता है। और प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो 1969 के वर्ष में आरंभ में किया गया था। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है कि तो पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाला जो पहला खिलाड़ी था वो कौन था? तो विश्वनाथन आनंद था पहला खिलाड़ी। और डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जो पुरस्कार है विजेता है KS कृष्णन है। ठीक है, और सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे आचार्य विनोबा भावे थे। ठीक है ना, और कहता है कि भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला कौन थी? तो याद रखेंगे मदर टेरेसा थी। और नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले पहले अमेरिकी थे थियोडर रूजवेल्ट। ठीक है, थियोडर रूजवेल्ट थे। और आगे कहता है कि जवाहरलाल नेहरू जो पुरस्कार वो किसके लिए जाना जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय समझदारी के लिए दिया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय समझदारी जो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया जाने वाला जो जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार है उस किसके द्वारा दिया जाता है? तो भारतीय सांस्कृतिक संबंध के द्वारा ये दिया जाता है। और कहता है कि भालचंद्र नेमाडो को किस भाषा क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो मराठी भाषा क्षेत्र में काम करने के लिए ये पुरस्कार मिला था। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कहता है कि प्रसिद्ध संपादक, कवियत्री, विदुषी और लेखिका इंदिरा गोस्वामी किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो असमिया भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और वह लेखक जिसने 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था वे थे अमिताभ घोष। ठीक है, और 1992 में सिनेमा में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सत्यजीत रे थे। ठीक है, और AR रहमान ने फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर की किस श्रेणी में ऑस्कर जीता था? तो यह देखिए सर्वश्रेष्ठ मौलिक स्कोर की श्रेणी में यह ऑस्कर जीता था। ठीक है ना, याद रहेगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कि रेसुल पुक्कटी ने फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर की कौन सी श्रेणी में ऑस्कर जीता था? तो सर्वश्रेष्ठ साउंड मिक्सिंग में वो ऑस्कर जीता था। ठीक है, और परमवीर चक्र जो भारतीय के सभी सैन्य शाखाओं के अधिकारियों और अन्य सूचीबद्ध कर्मियों के लिए सर्वोच्च वीरता का पुरस्कार है क्या? परमवीर चक्र। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? तो रानी रामपाल है वो। और BD गोयन का पुरस्कार पत्रकारिता के निर्माण और कार्य को आगे बढ़ाने में व्यक्तियों द्वारा किए जाने योगदान की पहचान करने के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है, याद रहेगा। अब आगे बढ़ेंगे। कहता है पर्वत से रिलेटेड जो क्वेश्चन है माउंटेन्स उसको हम जानेंगे। तो देखिए क्या कौन से क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं। पूर्वी घाट के सबसे जो ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी की ऊंचाई कितनी है? तो आप याद रखेंगे 1501 मीटर है। और माउसिनराम में दुनिया में सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा है वो मासिनराम होता है, ये गलत लिखा हुआ है, मानसिनराम होता है, क्योंकि बंगाल के खाड़ी में मानसूनी हवाएं खासी पहाड़ियों से टकराती है, इसलिए मासिनराम में पूरी बारिश होती है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है सर्दियों के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के निचले इलाकों में माध्यम से भारी जो बारिश के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं? तो पश्चिमी विक्षोभ ये जिम्मेदार है। और
उत्तरी भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में कौन सा स्थान शीत मरुस्थल पर्वत के नाम से जाना जाता है? तो स्पीति घाटी के नाम से जाना जाता है। और किस पर्वत श्रृंखला के एक भाग के रूप में शिवालिक श्रृंखला शामिल है? तो हिमालय में शामिल है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। माउंट फूजी जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है जो फैल्सिक से मध्यवर्ती चट्टान से बना है। किस प्रकार के ज्वालामुखियों का प्रतिनिधित्व करता है? तो ज्वालामुखी समग्र का प्रतिनिधित्व करता है। और आगे है गारो खासी और जयंती के पहाड़ियाँ, ये किसके उपविभाग हैं? तो ये मेघालय पठार के उपविभाग हैं। ठीक है, और कौन सी पर्वत श्रृंखला राजस्थान राज्य से संबंधित है? तो अरावली पर्वतमाला जो है वो राजस्थान श्रृंखला से संबंधित है। और पूर्वांचल में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? तो मिंजो और नागो की पहाड़ियाँ हैं जो पूर्वांचल में स्थित है। और पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो महेंद्रगिरी है। और कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की उत्तरी सीमा पर बनी है? तो याद रखेंगे हिमालय जो है वो उत्तर में है। आगे कहता है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली रेंज है जो मुख्य रूप से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो याद रखेंगे 3 राज्यों से, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से होकर ये गुजरती है। और पीर पंजल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इंद्रासन पर्वत है। और अफ्रीका महादेश का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो इस देश में स्थित है। किस देश में? तो तंजानिया में स्थित है। और पहाड़ी यह श्रृंखला पूर्व बनाती है मैकाल पहाड़ियों को। और सह्याद्री श्रेणी का अन्य नाम क्या है? तो पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है इसको, सह्याद्री पर्वत को। और आगे कहता है कि हिमालय का पर्वत पदीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है कौन? तराई। ठीक है, और भारत का दक्षिणतम पर्वतमाला कौन सी? तो इलाची के पहाड़ियाँ हैं भारत का दक्षिणतम पर्वतमाला। और कन्याकुमारी से सटी जो पहाड़ियाँ हैं वो है कार्डमम पहाड़ियाँ होती है। और हिमालय पर्वत श्रेणियों में से पर्वत श्रेणी को अटल टन पार करती है पूर्वी पीर पंजाल। ठीक है, और पर्वत श्रेणियों में से गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है कौन? विंध्याचल श्रेणी। और वह पर्वतीय स्टेशन जिसके भारत में वर्ष 1997 में विद्युत आपूर्ति प्रारंभ की गई है वो है दार्जिलिंग की। ठीक है, और हिमालय की उच्चतम चोटी के रूप में माउंट एवरेस्ट की खोज करने वाला जो व्यक्ति था वो एक सर्वेक्षक था। ठीक है, और भारत में उम्र में प्राचीन थे कौन? अरावली श्रेणी। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर। कहता है कि पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखेंगे सनदफ्फू जो है वो पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार का क्या है? एक वलित पर्वत है। और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु क्या है? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाया जाता है। और लोमस ऋषि गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? तो वे ब्राबर हिल्स पे स्थित है, लोमस ऋषि गुफा। और भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है? तो अरावली की जो पहाड़ियाँ वो सबसे पुरानी है। और भीमबेटका किस शैलाश्रय किस पर्वत की तलहटी में है? तो याद रखेंगे विंध्य पर्वत में है। और हिंदू धार्मिक स्थल जो चंद्रनाथ हिल किस देश में स्थित है? तो ये बांग्लादेश में स्थित है। और पश्चिमी घाट के पहाड़ियों में आमतौर पर औसत तापमान कितना होता है? तो 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे मेघालय में स्थित है। और लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच में सपाट को किन नामों से जाना जाता है? तो दून के नाम से जाना जाता है। और नीलगिरी पर्वत किसके उदाहरण है? तो अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण है। और पश्चिमी घाट किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं? तो पर्वतीय से वर्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है, और आगे कहता है कि कौन से पर्वत श्रृंखला ठंडी साइबेरिया हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकती है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला रोकती है। और शेवराय पहाड़ियाँ जो और जवादी पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो पूर्वी घाट के दक्षिणी पूर्व में स्थित है ये। और मेघालय की किन पहाड़ियों में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो खासी के पहाड़ियों में सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। कहता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैडल है सबसे ऊंची चोटी। और भीतरी हिमालय की जो औसत ऊंचाई कितनी है? तो 6000 मीटर है। और पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप से महाराष्ट्र में सह्याद्री के रूप से जाना जाता है। और ग्रेट हिमालयन रेंज की अनुमति लंबाई से जिसे केंद्रीय अक्षय रेंज के रूप में भी जाना जाता है, पूर्व से पश्चिमी तक जो 2500 किलोमीटर है। और किसके उत्तरी भाग को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को जाना जाता है। ठीक है, और धूपगढ़ चोटी जो भारत के किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। और कल सुबाई चोटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। और तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा है, ये तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है। और हिमालय की कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 8598 मीटर है। और भारत में शिवालिक पर्वत श्रृंखला के सभी दोनों में सबसे बड़ा कौन है? तो देहरादून है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा जो चोटी है वो सबसे ऊंची चोटी है। और झारखंड की सबसे ऊंची चोटी यह पारसनाथ के पहाड़ है जो झारखंड में सबसे ऊंची चोटी है। और धीनोधर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। और अचलगढ़ किस राज्य की तीसरी सबसे ऊंची पहाड़ी है? तो राजस्थान में है। और अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी
उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1722 मीटर है उसकी ऊंचाई। और देवमाली किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी है। और कौन सा पर्वत धौलीगंगा के निकट में स्थित है? तो नंदा देवी है सबसे निकट में स्थित। आगे कहता है कि अब कौन सा पर्वत जो भारत और नेपाल के बीच में स्थित है? तो कंचनजंगा में ये स्थित है। और अन्नपूर्णा चोटी किस हिमालय क्षेत्र से संबंधित है? तो नेपाल से संबंधित है। और शत्रुंजय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। और कुमाऊं हिमालय की इन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है। और सतलज और काली नदी के बीच में जो हिमालय के हिस्से को क्या कहते हैं? तो कुमाऊं हिमालय कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है माउंट अबू हिल स्टेशन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो अरावली पर्वत श्रेणी में ये स्थित है। और सतपुड़ा पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में ये स्थित है। और कहता है कि किस राज्य में आबोर पहाड़ियाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। और किस हिल स्टेशन को सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है? तो पंचमढ़ी में यह जाना जाता है। और हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तर पूर्वमाला को किस नाम से जाना जाता है? तो महा हिमालय के नाम से जाना जाता है। आगे कहता है पालकोंडा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में ये स्थित है। और दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। और दार्जिलिंग किस हिमालय के भाग में स्थित है? तो लघु हिमालय है कहते हैं। और किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है? तो काराकोरम श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और कहता है कि अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कांगटो जो है वो अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। और हिमालय की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो शिवालिक की पर्वत श्रेणी जो बाहरी परत है। और हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट कंचनजंगा है। और माउंट गॉडविन ऑस्टिन को K2 पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर है। और कार्बी आंगलंग पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो आसाम में ये स्थित है। और पिदरुत क्या क्या लिखा हुआ है? पिदरुत लागल कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? तो याद रखनी है श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। और कौन सा पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? तो अनाईमुड़ी जो है वो सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर। अगले क्वेश्चंस में कहता है कि सागर माथा किस का नेपाली नाम है? तो याद रखेंगे माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी शिखर जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और हिमालय की दूसरी सबसे चोटी कौन सी है? तो K2 की पहाड़ियाँ हैं। और हिमालय की पर्वत श्रृंखला भारत के कितने राज्यों में है? तो पूरे 11 राज्यों में ये है। और गारो, खासी और जयंती की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो मेघालय में स्थित है, जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। और भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? तो हिमालय सबसे नया है। और कौन सा पर्वत भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है? तो K2 पर्वत जो है वो सियाचिन के पास सबसे नज़दीकी में स्थित है। आगे क्वेश्चन में कहता है कि साल टोरो कांगड़ी चोटी किस सीमा पर स्थित है? तो भारत और पाकिस्तान की ये सीमा पर स्थित है साल टोरो। और डोडा बेटा किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो नीलगिरी के पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। और हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो तिरचिमीर। ठीक है, और हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला किस का एक भाग है? तो मध्य हिमालय का एक भाग है। और हिमालय हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग कितने मीटर है? तो 6000 मीटर है ये। और हिमालय की ऊंची पर्वत मालाओं में से घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो आप याद रखेंगे बुग्याल कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है कि कंचनजंगा भारत के किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो सिक्किम की है। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को कहाँ जाने की आवश्यकता होती है? तो याद रखेंगे नेपाल की आवश्यकता होती है। और किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? तो फोंग पोई को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। और टैगोर पहाड़ियाँ झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो रांची जिले में स्थित है। नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कि नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। और काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 है। और माउंट अबू कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो अरावली पर्वत पर। और शिलांग किन पहाड़ियों पर स्थित है? तो खासी पहाड़ियों पर है। और उत्तरी अंडमान के उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक है। और महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो कलसुवई शिखर है। सह्याद्री पर्वतमाला भारत के किस राज्य से लेकर सुदूर दक्षिण भाग पे कन्याकुमारी तक फैला हुआ है? तो गुजरात में यह फैला हुआ है। ठीक है, आगे केरल में स्थित जो सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए? तो वो अन्नामुड़ी है। और अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का नाम क्या है? तो उसका नाम है गुरु शिखर। ठीक है,
याद रहेगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है माउंट सिनिओल्चू भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में ये स्थित है। और गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। और दक्षिण भारत में सबसे स्थित कौन से पहाड़ियों की चोटी का नाम डोडा बेट्टा है? तो नीलगिरी पहाड़ियों का नाम जो है वो डोडा बेट्टा है। और आगे कहता है कि किस भारतीय पर्वत चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? तो मुकुट पर्वत की सबसे ऊंचाई चोटी कम है। और सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ की चोटी है। और कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में स्थित है? तो तिब्बत में स्थित है कैलाश पर्वत। ठीक है। और आगे बढ़ेंगे। कहता है कि पूर्वी भारत का पहाड़ी पट्टी मेघालय पूल मूल रूप से किसका हिस्सा है? तो असम का हिस्सा है। और कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत किसकी सीमा पर स्थित है? तो भारत और नेपाल में ये स्थित है। और रॉकी पर्वत किस देश की सर्वोच्च चोटी है? तो उत्तरी अमेरिका की है। और कुंभलगढ़ की पहाड़ियों किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में ये स्थित है। और कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और यह सिक्किम और किस देश की सीमा पर स्थित है? तो यह नेपाल में स्थित है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। कहता है कि माउंट गिरनार गुजरात के कौन से जिले में स्थित है? तो जूनागढ़ में स्थित है। और जोंगसंग चोटी किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है। और हिमालय के धौलागिरी शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 8,167 मीटर ऊंची है। और कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। और किस जनपद में नंदा देवी शिखर स्थित है? तो चमोली पे है नंदा देवी शिखर स्थित है। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो भारत के है कीटू है। और अराई कान्यमा जो पर्वत श्रृंखला किस देश से स्थित है? तो म्यांमार में है। और शरामती पर्वत किस पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है? तो नाग की पहाड़ियां हैं। ठीक है। आगे क्वेश्चन में कहता है कि नल्लामला पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में ये स्थित है। और माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है जो कहाँ पर स्थित है? तो तंजानिया में स्थित है। और ड्रैगन्सबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। और कौन सी पर्वत श्रृंखला होशंगाबाद में स्थित है? तो सतपुड़ा में स्थित है। और उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो नंदा देवी है। और झुमरी तलैया तथा मंदार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो झारखंड में स्थित है। ठीक है, याद रहेगा। आगे विभिन्न देशों और विभिन्न मुद्राओं की राजधानी की सूची जो हम कल के वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। पार्ट बाय पार्ट पूरा क्लियर करेंगे चैप्टर को। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग विभिन्न देशों की मुद्राओं और उसकी राजधानियों से रिलेटेड बात करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड जय हिंद।